हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने किया था रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी के बारे में, जिसमें हमने हकल्स रूल पढ़े थे। उसके बाद हमने क्रैग्स रूल पढ़ा था। उसके बाद एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉस्ट डायग्राम। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है फ्रॉस्ट डायग्राम। बेसिकली फ्रॉस्ट डायग्राम है क्या? तो फ्रॉस्ट डायग्राम एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड डायग्राम है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड डायग्राम है जो आपको एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में बताएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बताई थी कि जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा वो बेसिकली डायमैग्नेटिक होगा और जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा वो क्या होगा? वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर एमओटी बेस्ड की बात करें तो एमओटी से ही टॉपिक हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें रूल हम लोग पढ़ें कि पुट द स्ट्रक्चर ऑन वन कार्बन, की स्ट्रक्चर को पुट कीजिए एक कार्बन के ऊपर। दूसरा, मेक ऑल कार्बन एज एनर्जी लेवल, की जितने भी कार्बन हैं सभी को क्या कीजिए? एनर्जी लेवल बना दीजिए। ड्रॉ अ लाइन इन मिड, ठीक है, सभी लाइन को क्या कीजिए? बीच में एक लाइन डालिए, ठीक है, एज नॉन बॉन्डिंग लेवल। क्या बीच में एक लाइन डालिए जो क्या हो? नॉन बॉन्डिंग लेवल कहलाए। उसके बाद क्या कीजिए? आप ये समझिए, अपर पार्ट आर एंटी बॉन्डिंग लेवल एंड द लोअर पार्ट इज बॉन्डिंग लेवल। और क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? तो उसके बाद क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, कि हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या कीजिए? इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए। चलिए ठीक है, तो सबसे सबसे किफ़ायती एग्जांपल कौन है हमारा? बेंजीन। हम सबसे पहले बेंजीन की बात करेंगे। देखिए ये रहा हमारा बेंजीन। हमें बेंजीन में चेक करना है कि एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले बेंजीन के लिए हमने बोला कि पुट द स्ट्रक्चर ऑन वन कार्बन। देखिए हमने एक कार्बन पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। मेक ऑल कार्बन एज एनर्जी लेवल, जितने भी कार्बन उसको एनर्जी लेवल में कन्वर्ट कीजिए। एक इसके ऊपर ये है, फिर ऊपर एक और है, फिर ऐसे देखिए ये ना, एक फिर दो, देखिए फिर दो, ये देखिए, और फिर एक ऊपर में ये। तो इस तरह से हमने ये किया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपको ड्रॉ अ लाइन इन मिड एज नॉन बॉन्डिंग लेवल, कि बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो नॉन बॉन्डिंग लेवल की तरह काम करे। अपर पार्ट और एंटी बॉन्डिंग, देखिए ऊपर का पार्ट एंटी बॉन्डिंग है, नीचे वाला पार्ट क्या है? बॉन्डिंग लेवल। ठीक है, नीचे वाला पार्ट बॉन्डिंग लेवल है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। अब चलिए, और कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4 और 2 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जिसे हमें इसमें फिल करना है। चलिए बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको देखने में ये है कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इन कहाँ? बॉन्डिंग लेवल। और चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसलिए क्या हो गया? डायमैग्नेटिक भी हो गया और इसी को क्या बोले हम? एरोमेटिक भी बोले। चलिए दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, एक एंटी एरोमेटिक एग्जांपल। ये देखिए, इस एग्जांपल को देखिए। तो पहला रूल पढ़िए, पुट द स्ट्रक्चर ऑन वन कार्बन। ना भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, स्ट्रक्चर को वन कार्बन पर डालिए पहले, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को वन कार्बन पर डालिए। फिर क्या कीजिए? मेक ऑल कार्बन एज एनर्जी लेवल, जितने भी कार्बन है सबको एनर्जी लेवल बनाइए। एक, ये देखिए ये। अब कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन इन मिड एज नॉन बॉन्डिंग लेवल, की बीच से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये देखिए जो नॉन बॉन्डिंग लेवल की तरह काम करे। ड्रॉ ए लाइन, उसके बाद क्या? अपर पार्ट क्या हो गया? अपर पार्ट एंटी बॉन्डिंग हो गया, लोअर पार्ट क्या हो गया? बॉन्डिंग हो गया, और लास्ट में क्या हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन फील्ड फिलिंग एज क्या? हुंड्स रूल। तो भाई इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 तो 4 हो गए, तो 1 2 और 3 और 4। देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? तो आपको अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफ़ी है,
पैरामैग्नेटिक रिंग करंट बनाने के लिए। और जैसे ही पैरामैग्नेटिक रिंग करंट बनेगा तो तुरंत आपको क्या पता चल जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, तो ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, नोट कीजिए, ऊपर वाली लाइनें मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात करें इसके बारे में, जैसे हम बात करें इसके बारे में, जैसे हम बात करें इसके बारे में, और जैसे हम बात करें इसके बारे में। ओके, इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर एक कार्बन पे खड़ा नहीं है, मतलब एक पैर पे खड़ा नहीं है। पहले इसको सही कीजिए, स्ट्रक्चर को सही बनाइए पहले, ताकि फ्रस्ट डायग्राम बना सकिए आप ऐसे। ठीक है, चलिए अब क्या किया जाए, एक कार्बन, गौर से देखिए, एक, फिर दो कार्बन ऐसे, और फिर ऊपर भी दो कार्बन, और क्या बताया गया आपको कि बीच से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये देखिए नॉन बॉन्डिंग लेवल को दिखाते हुए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 6। बढ़िए, 1 2 3 4 5 6। देखिए क्या हो गया आपको, डायमैग्नेटिक दिखा, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन के रिस्पेक्ट में इसकी एरोमेटिसिटी को कंपेयर करने के लिए दिया जाए, देखिए बेंजीन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेंजीन के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग लेवल पे भर रहे हैं, जबकि इस रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग लेवल पे भर के पेयर हो रहे हैं। तो बॉन्डिंग लेवल पे अगर भर के कोई इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ना, इसलिए बेंजीन की स्टेबिलिटी इस कंपाउंड से तो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें आ जाइए ये वाले एग्जाम्पल में, देखिए इस एग्जाम्पल की बात करें हम, इसको भी एक लाइन पे खड़ा कीजिए, 1 कार्बन पे, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ प्लस बना इलेक्ट्रॉन, एक, ये देखिए 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब चलिए इसको बनाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया भाई, इस तरह से, तो इसको दिख गया कि भाई इसमें क्या हो रहा है, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, दैट मीन एंटी एरोमेटिक। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसको भी एक लाइन पे खड़ा कीजिए पहले, ये देखिए 1 2 लेवल, फिर एक और लेवल, और फिर एक और लेवल। अब एक लाइन इसके बीच से ड्रॉ कीजिए। चलिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। बढ़िए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया हमने। अब इन दोनों के बीच कंपेयर किया जाए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपको, बॉन्डिंग लेवल पे भर रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बॉन्डिंग लेवल पे भर रहा है, लेकिन ये न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल नहीं है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी उसके कंपेयर में ज़्यादा हो गई। इसकी बात करते हैं, तो क्या देखा आपको, ये एरोमेटिक। इसकी बात करें, इसको पहले स्ट्रक्चर को सीधा कीजिए, एक कार्बन के ऊपर, ये देखिए ये है ना, एक लेवल ये, फिर 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, और फिर 2 यहाँ, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए। क्या हो गया टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। क्या दिख गया आपको कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, एंटी बॉन्डिंग लेवल में चले गए, जिससे पता चल रहा है कि ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है। देखिए ये है फर्स्ट डायग्राम। ओके, कुछ एग्जांपल और देखिए, देखिए इसको देखते हैं, ये वाला साइक्लोप्रोपाइल कैटायन और साइक्लोप्रोपाइल एनायन, इसको ऐसे बना दो, ये देखो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। चलिए इसका लेवल बनाइए, 1 और 2, इसमें 2 ही लेवल है, ऐसे और ऐसे, बीच से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। देखो हो गया एरोमेटिक। ये भी हकल्स रूल के अलावा एक ऑप्शन है, इसको बनाइए, इसमें भी 2 लेवल बनेंगे, ऐसे और यहाँ बीच से लाइन ड्रॉ कीजिए। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो 1 2 और 3 और ये
4 क्या दिख गया आपको ये, तो ये दिखा आपको एंटी एरोमेटिक। आई बात समझ में? चलिए डियर स्टूडेंट नोट कीजिए इसको। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब होमो एरोमेटिक। ओके, बात करते हैं होमो एरोमेटिक की। सवाल है कि ये होमो एरोमेटिक होता क्या है। देखिए समझिए बात को। जैसे कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, इवन कि आप उसका जो है फ्रॉस्ट डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें बीच में थोड़ा गैप होता है, अगर वो गैप नहीं होता तो वो एरोमेटिक हो गया होता। मतलब समझिए कि जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, एक अच्छा रास्ता मिल रहा है, उस रास्ते पे आप अच्छे से जा रहे हो, चाहे बाइक चला रहे हो चाहे पैदल चल रहे हो, बहुत अच्छे से जा रहे हो। अच्छा, उस रास्ते पे अगर छोटे मोटे गड्ढे आएंगे तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उस रास्ते पे एक गड्ढा आया, एक हाथ का गड्ढा आ गया, इतना बड़ा गड्ढा है आपके रास्ते पे, तो अगर पैदल जा रहे हो तो कूद जाओगे, ठीक है, अगर पैदल जा रहे हो तो कूद जाओगे। बाइक जा रही है फिर भी आप जंप करवा सकते हो फिल्मी स्टाइल में, ठीक है। लेकिन अगर वो गड्ढा बड़ा हो तो फिर आप उस पर जंप नहीं करवा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो कि एरोमेटिक सिर्फ इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया। समझिए बात को। कुछ ऐसे कंपाउंड है जो एरोमेटिक सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि बीच में सिर्फ क्या हो गया, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया, जिसके कारण किसके एरोमेटिक होने की या रेजोनेंस होने की संभावना ही खत्म हो गई। तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या करता है, उसको बाहर निकाल के टेढ़ा कर देगा। सोचिए वो काम करने जा रहे हैं, कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, हमारा सिर्फ एक दोस्त है जो हमें काम नहीं करने दे रहा है, सिर्फ एक दोस्त है जो हमें परेशान कर रहा है बार बार, तो हम क्या करेंगे, उस दोस्त को उठा के साइड कर देंगे और वो काम कर लेंगे। तो जस्ट वही वाली बात है होमो एरोमेटिसिटी में। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ये देखिए, इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस इस सिर्फ इस कार्बन कारण रुका हुआ है। देखिए ये जो कार्बन है ये कार्बन डिस्टर्ब किए हुए हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि इस कार्बन के रहते ही हम रेजोनेंस भी नहीं करवा पा रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई एक काम करो, जो कार्बन डिस्टर्ब कर रहा है उसको बाहर निकालो वहाँ से। जो कार्बन डिस्टर्ब कर रहा है उसको बाहर निकालो। देखो इसको यहाँ लिखो, यहाँ इसको यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, और ये जो कार्बन था देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 को यहाँ पहुँचा दो। इसको यहीं रहने दो, इसको यहाँ से हिलाओ मत। इसके एब्सेंट में इसके बीच थोड़ा गैप रहेगा और ये गैप इतना ही रहेगा कि यहाँ से क्या कर सके, रेजोनेंस हो सके। माना यहाँ रेजोनेंस उतना ईजी नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ रेजोनेंस होगा, और इस पोर्शन को हमने छांट के क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो इसका मतलब है कि एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के कारण अगर रेजोनेंस में डिस्टर्बेंस आ रही है तो वो स्ट्रक्चर को क्या करेगा, उठा के बाहर फेंक देगा, जिसके कारण कि आराम से रेजोनेंस किया जा सकता है और वो कंपाउंड दोबारा से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक की तरह हो जाएगा, एरोमेटिक टाइप हो जाएगा, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होमो एरोमेटिक। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं होमो एरोमेटिक। जो होमो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो इसकी खासियत यहाँ है, जरा गौर से देखिए, इस एग्जाम्पल को देखो, देखो सिर्फ इस कार्बन के कारण एरोमेटिक नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। तो क्या करो, ये देखो ऐसे लो, ऐसे लो, और देखो ऐसे लो, ऐसे लो और ऐसे ले लो। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। देखो उसको बाहर करो और इसके कारण क्या हो जाएगा, रेजोनेंस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए रेजोनेंस जो होगा यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। देखो ये रेजोनेंस आपको यहाँ से यहाँ जाने लगेगा, ठीक है, जिसके कारण प्लस यहाँ आएगा। तो कहने का मतलब कि इसको सिर्फ एक को बाहर निकालो तो आपको लगेगा हाँ सर अब रेजोनेंस हो सकता है सर। देखिए तो यही कंपाउंड क्या कहलाता है, यही कंपाउंड कहलाता है क्या आपको, होमो एरोमेटिक, ठीक है। तो इस तरह से हमने होमो एरोमेटिक की बात भी समझी कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो पा रहा है तो वो होमो एरोमेटिक हो सकता है, बशर्ते उसके पास एक जो sp3 कार्बन को उठा के वो क्या कर दे, बाहर फेंक दे। तो चलो कायदे से हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आया, एरोमेटिक। उसके बाद कौन आता है, एरोमेटिक से लेस स्टेबल होता है होमो एरोमेटिक।
होमो एरोमेटिक के बाद किसका नंबर आता है? नॉन एरोमेटिक का। और नॉन एरोमेटिक के बाद किसका नंबर आता है? तब जाके आता है किसका? एंटी एरोमेटिक का। चलिए देखिए, तो ये होमो एरोमेटिक की बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। और अब बात करते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड की। अब ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? तो कहने का मतलब है कि आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्वासी। जो ऐसे आपको ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो चार्ज्ड होते हैं, ठीक है, जो केटायन या एनायन के फॉर्म में होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्वासी कहते हैं। सपोज कीजिए कि अभी जितने भी आए, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये सभी क्या है? ये सभी एरोमेटिक हैं। और क्या होते हैं? किस कैटेगरी में आते हैं? ये क्वासी की कैटेगरी में आते हैं। क्वासी कैटेगरी में इस तरह भी रखा जा सकता है इसको, ये देखिए, ये कंपाउंड है, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड आप एक काम करो, ब्रेक करो। अगर इस पाई बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करते हो, मान लो ए, और ऐसे ब्रेक करते हो मान लो बी, हम एक काम करते हैं, ए चेक करते हैं। अगर ए डिज़ाइन से ब्रेक किया जाए तो क्या होगा? अगर ए डिज़ाइन से ब्रेक किया जाए, अगर इसको ए के डिज़ाइन से ब्रेक किया जाए तो यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। और अगर इसको बी के डिज़ाइन से ब्रेक किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो फिर बी ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस। जरा गौर से अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि देखो ये पार्ट एंटी एरोमेटिक है और ये पार्ट भी एंटी एरोमेटिक है, जबकि यहाँ ये पार्ट एरोमेटिक है और यहाँ ये पार्ट भी एरोमेटिक है। इसका मतलब ये रिएक्शन इधर से जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्वासी एरोमेटिक। आपको पूछेगा कि भाई ये क्या है, तो आप इसको एरोमेटिक नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे एरोमेटिक नेचर का है ये क्या है? एरोमेटिक नेचर का है, क्योंकि ये इस तरह से बॉन्ड तोड़ेगा और कंपाउंड अपना एरोमेटिक में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक टाइप है या एरोमेटिक नेचर है ये। चलिए जैसे इसकी बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ भाई ये क्या है, तो आप बोलोगे सर आप तो ऊपर नीचे रिंग बराबर है, किधर भी तोड़ो बात तो एक ही हो रहा है। हमने बिल्कुल ऊपर तोड़ो चाहे नीचे तोड़ो बात एक ही हो रहा है। हमने वेरी गुड, सही बात पकड़े आप। तो एक काम करो सर, अगर आप इसको ऊपर तोड़ते हो तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आता है सर, ठीक है। और अगर इसको नीचे तोड़ते हो तो ऐसे आता है सर, यहाँ पे ऊपर प्लस आ जाएगा और नीचे माइनस आ जाएगा। तो आप बोले कंक्लूजन क्या है? सर दोनों ही कंक्लूजन में क्या है पता है सर? ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो कंपाउंड हुआ क्या? तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपको कहलाएगा नॉन एरोमेटिक टाइप। क्या कहलाएगा ये? तो ये कहलाएगा नॉन एरोमेटिक टाइप कहलाएगा ये। ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से ये हमने क्या पढ़ा? हमने क्वासी एरोमेटिक को भी हमने यहाँ पर पढ़ के फिनिश किया। ठीक है, ओके, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट है एनिलेशन इफेक्ट। क्या है भाई एनिलेशन इफेक्ट? ईच एरोमेटिक रिंग टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी ऑफ nearer oblique adjacent conjugated ring। कहने का मतलब है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है, कोई कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। अगर उससे जुड़ा हुआ कोई रिंग आ जाए जो कॉन्जुगेटेड हो, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी क्या करेगा? इसके साथ शेयर कर लेगा। देखिए देखिए,
क्या बताया मैंने, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये अपनी एरोमेटिसिटी के साथ शेयर करेगा, फिर ये अपनी एरोमेटिसिटी इसके साथ शेयर कर लेगा। इसका बेटर स्ट्रक्चर ऐसे बनता, एक इससे बेटर स्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये बना सकते हो आप, ऐसे लीजिए, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ ऐसे लीजिए और यहाँ ऐसे लीजिए, देखिए, ठीक है। तो क्या हुआ, एक ही बात के को फर्क नहीं पड़ रहा, बात तो एक ही है घुमा फिरा के। तो देखिए ये जो है, ये रिंग, ये जो एरोमेटिसिटी पे, ये भी मेनली इस रिंग का हक है, इससे थोड़ा सा ये शेयर कर लिया और इसके साथ क्या कर रहा, थोड़ा ये भी शेयर कर लिया। जैसे बेंजीन था, बेंजीन अकेला एरोमेटिक था, किसी शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ ये बगला भी एरोमेटिक हो गया, यहाँ इसके साथ साथ ये बगला भी एरोमेटिक हो गया, इसके साथ ये बगला भी एरोमेटिक हो गया। इससे थोड़ा स्टेबल इसलिए ये है कि बीच वाला एरोमेटिक है, तो देखो इससे भी एरोमेटिसिटी शेयर कर रहा है और इससे भी थोड़ा सा एरोमेटिसिटी इसके कंपेयर में ज़्यादा शेयर कर ले रहा है, क्योंकि ये बीच वाला ही एरोमेटिक है यहाँ पर, तो दोनों से थोड़ा, इससे थोड़ा ज़्यादा शेयर करता है, इससे थोड़ा कम शेयर करता है। और यहाँ क्या था, ये जो था ये इससे कम शेयर करता है और उससे तो और भी कम शेयर करता है, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा हो गया एनिलेशन इफेक्ट, कि एक रिंग जो होता है वो अपनी एरोमेटिसिटी क्या करता है, दूसरे से शेयर कर लेता है। तभी तो हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में आप याद कीजिए, इसका जो रेजोनेंस एनर्जी था कितना था, 31 किलो कैलोरी आपको, सॉरी 36 किलो कैलोरी क्या था आपको, पर मोल पर रिंग, ठीक है। इसमें क्या था आपको, इसमें था 59 किलो कैलोरी पर मोल पर 2 रिंग, यानी कि एक रिंग के लिए कितना आया था, 59/2 यानी 29.5 किलो कैलोरी पर रिंग आया था। इसमें क्या देखा था हमने, तो इसमें 71 आया था। 71 का मतलब क्या हो गया, लगभग 23 पॉइंट समथिंग के आसपास इसमें पर रिंग जो है वो रेजोनेंस एनर्जी आती है। इसमें 36 आया, इसमें 29.5 आया, इसमें 23 पॉइंट समथिंग आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे लोग, तो इट्स ऑल ड्यू टू एनिलेशन इफेक्ट, कि एक रिंग जो एरोमेटिक है वो अपने बगल वाले को भी क्या कर रहा है, अपनी एरोमेटिसिटी शेयर कर रहा है। ये जस्ट लाइक ऐसा है कि आप एग्जाम देने के लिए बैठे हो, आप चुपचाप लिख रहे हो, मान लो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप एग्जाम में बैठे हो और लिख रहे हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन की, आपके पीछे एक लड़का बैठ गया जो कि आपको आपकी कॉपी छीन रहा है कि भैया थोड़ा मुझे ही बता दो, थोड़ा मुझे ही बता दो। इस केस में आपको क्या होगा, थोड़ी डेविएशन होगी, आपको डिस्टर्बेंस होगी और आप अपना पेपर उतने अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। उसके पीछे भी लड़का बैठा है तो चलो कोई बात नहीं, वो भी उसको डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा बहुत, हालांकि इनफैक्ट तो आपके ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि आपकी कॉपी से पीछे वाला नोट कर रहा है, उसकी कॉपी से और पीछे वाला नोट कर रहा है। और अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि आपके आगे वाला और पीछे वाला दोनों आपको डिस्टर्ब करे, आगे वाला पीछे से कॉपी खींचे, आगे वाला आगे से कॉपी खींचे, तो उससे कितना डिस्टर्ब होगे। लेकिन जो कि फ्रेंड होगा तो फ्रेंड के लिए करना पड़ता है, तो वही वाली बात यहाँ पर है यही वाली बात यहाँ पर हो गई, एनिलेशन इफेक्ट, कि एक रिंग के पास एरोमेटिसिटी थी, उसने दूसरे रिंग से क्या कर लिया, शेयर कर लिया। देखिए इस रिंग के पास एरोमेटिसिटी थी, इसने बगल वाले शेयर कर लिया, इस रिंग के बीच वाले रिंग के पास एरोमेटिसिटी थी, इसने दोनों से क्या किया, शेयर कर लिया। यही है हमारा कौन, इसी को हम लोग कहते हैं एनिलेशन इफेक्ट। ओके, नोट कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, जो एरोमेटिसिटी थी वो खत्म हो चुकी है हमारी। अब हमारे पास बचे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं जिनको हम लोग एक करके क्लियर करेंगे। चलिए पहले इन क्वेश्चंस में क्या क्या है भाई, मैं क्वेश्चन बोलता जाऊँगा और आप समझते जाइए। इस क्वेश्चन की बात करें, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो भाई गौर से देखो, तो ये अपने रेजोनेंस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखिए ये रेजोनेंस कर रहा है भाई, आपके सोचने से कुछ नहीं होता, ये रेजोनेंस कर रहा है। और रेजोनेंस कर रहा है तो क्या करोगे, 4n+2 जरा चेक करो, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू 0 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। देखिए ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। इसकी बात करें तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, फिर ये यहाँ, ठीक है, सॉरी ये यहाँ नहीं, सॉरी ये नहीं, ये यहाँ, तो फिर क्या हो जाएगा आपको, ये यहाँ। इस तरह से मूव करते जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा आपको, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये फिर आगे जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ भी रेजोनेंस कंप्लीटली हो रहा है। अगर रेजोनेंस यहाँ भी कंप्लीटली हो जाएगा तब क्या करोगे भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 जो रिंग के अंदर घूम रहे हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 = 6, तो ये भी कंपाउंड क्या हो गया आपका, एरोमेटिक हो गया। समझिए ना, रेजोनेंस हो रहा है, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो ये उठ के यहाँ जाएगा। तो कहने का मतलब ये रेजोनेंस चलता रहेगा, रेजोनेंस चलता रहेगा और आपको क्या हो जाएगा, कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, क्योंकि 4n+2 = 6 हो गया। ये है स्क्वायरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्क्वायरिक एसिड है। ये क्या है, बोले सर अभी भी इसमें रेजोनेंस हो रहा है सर, देखिए ना ये रेजोनेंस होगा सर, लेकिन स्टेबल नहीं होगा सर। बोले अच्छा,
रेजोनेंस होगा, फिर ये sp2 है सर, ये यहाँ जाएगा तो ये उठ के चला जाएगा, चाहे ये इधर जाता तो भी उठ के चला जाता स्क्वायरिक एसिड में। आप एक काम कीजिए सर, चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इसका एस्प्लस छुड़वा दीजिए। हमने अच्छा एसिड छुड़वा दें, अब बोले सर ये ऑर्गेनिक एसिड होने के बावजूद भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोले अच्छा ऐसा इसमें क्या है, तो सर इसमें एक्चुअली है ये कि जब ये अपना एस्प्लस छोड़ देगा तो दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और एक बार जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो ये होगा कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये उठ के यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ जाएगा तो ये उठ के यहाँ से यहाँ चला जाएगा, नहीं समझे? देखिए समझिए इस बात को, ये देखिए यहाँ बनाते हैं, जगह कम है, देखिए ये यहाँ है, ये यहाँ है। अगर दोनों ने अपने H प्लस छोड़ दी O माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड, देखो ये यहाँ तो ये यहाँ तो ये यहाँ, क्या हो गया भाई, ये देखो O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस और ये फिर ऐसा, फिर इसको यहाँ से लाओ तो ये यहाँ चला जाएगा, इस बार ये उठ जाएगा। मतलब अच्छा सर अब समझ में आया, यानी कि रेजोनेंस हो रहा है कम्प्लीटली। देखो फिर क्या हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ बन चुका। अब इसको यहाँ से यहाँ लाओ तो क्या हो जाएगा, ये उठ के यहाँ चला जाएगा। तो कहने का मतलब रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि स्क्वायरिक एसिड में n का वैल्यू कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन, कैसे कीजिएगा, 4n + 2 = 6 कीजिएगा। क्या लग रहा है, ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप 6 कर दीजिएगा? नहीं, रिंग के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। गौर से देखिए, रिंग के अंदर तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और अगर रिंग के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमे तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा पार्टी लोग, 4n + 2 = 2, और n का वैल्यू क्या हो गया 0। ये एरोमेटिक है स्क्वायरिक एसिड, लेकिन n का वैल्यू क्या है 0 है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए इसको साफ़ करते, थोड़ी गंदगी हो गई है यहाँ, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। चलिए देखिए, चलिए इसमें क्या है भाई, ये वाला एग्जांपल कुछ नहीं पूछ रहा है कि भाई ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, ऊपर या नीचे। आप बोलो सर ऊपर तोड़िएगा ना सर, तो ये नीचे प्लस आ जाएगा, 4 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ऊपर मत तोड़िए सर, नीचे तोड़िए। वेरी गुड, बस यही पूछ रहे थे। इसमें कहाँ तोड़े सर, इसमें ऊपर तोड़ दीजिए सर, ताकि नीचे प्लस आए और 4n + 2 = 2 इलेक्ट्रॉन आए और ये क्या हो जाए एरोमेटिक हो जाए। देखिए सर ऐसे कीजिए, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, देखो सर हो गया एरोमेटिक। हमने वेरी गुड। इस पर आ जाइए सर, ये भी ऊपर जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ प्लस आ जाएगा सर, तो ये भी एरोमेटिक होगा। ये बहुत आसानी से जाएगा अगर इसका रेट R1 है और इसका रेट R2 है सर। तो प्रॉब्लम यहाँ ये, अगर जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ जो प्लस चार्ज आएगा उसके कारण ये क्या बन जाएगा सर, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। देखिए, इसलिए ये पाई बॉन्ड को ऊपर जाने ही नहीं देगा। इसका मतलब इसका ऊपर जाने का रेट R1 बहुत फास्ट है, इसका ऊपर नीचे ऊपर जाने का जो रेट है R2 बहुत बहुत स्लो है। R1 वेरी वेरी हायर देन R2। नहीं समझ रहे बात को, ये ऊपर जाएगा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर यही चीज़ यहाँ हो जाए, देखिए तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये एंटी एरोमेटिक है, जबकि ये क्या है एरोमेटिक है, इसलिए इसका जो रेट 1 है वो इससे रेट R2 से क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा है। चलिए इस एग्जाम्पल की बात करें हम, ये वाला जो एग्जाम्पल है, गौर से देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन हकल इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग हकल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं क्योंकि ये क्या रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए, जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए sp2 होने के बावजूद भी ये अटैक किया इस पर और ये इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। जबकि इसकी ये sp3 हाइब्रिडाइज था, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी टेंडेंसी ज़्यादा नहीं हुई, ये अटैक नहीं किया, ये अटैक कर गया। अगर H+ आता तो ये पकड़ता, ये नहीं, ठीक है, क्योंकि ये किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में, ताकि 4n + 2 = 6 करके एरोमेटिक बनाया जा सके। तो इसने क्या किया, और पर अटैक करके इसने रिएक्शन कर लिया, नीचे वाले नाइट्रोजन ने नहीं किया ऐसा। ये देखिए यहाँ प्लस, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये वाले एग्जाम्पल को देखिए। आपसे इन दोनों में पूछा गया कि बताओ भाई इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। आप बोलोगे सर कोई बात नहीं सर, इससे H+ छुड़वाइए ना सर, तो रिंग पे माइनस आ जाएगा सर, और अगर रिंग पे माइनस आएगा तो ये क्या हो गया एरोमेटिक। लेकिन अगर यहाँ से H+ आप निकालते हो सर, तो यहाँ रिंग पे माइनस आएगा, बेचारा क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, जबकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, बहुत बहुत कम हुआ, क्योंकि अगर ये H+ छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसको देखिए, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन।
आपको मैंने कल ही बताया था कि ये कायदे से तो आपको एंटी एरोमेटिक हो रहा है, इसलिए ये क्या होता है, मुड़ जाता है। ये देखिए, ये मुड़ के टब शेप में आ जाता है और बेचारा टब शेप में आके अपने रेजोनेंस को ही रोक लेता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये नॉन एरोमेटिक। लेकिन यहाँ नहीं बच पाएगा। ये देखिए, हमने एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड लगा दिया, sp हाइब्रिडाइज हो गया। अब ये टब शेप में नहीं जा सकता, अब इसको मजबूरी में इसको क्या करना होगा, इसको एंटी एरोमेटिक बनना ही होगा। देखिए, अब रेजोनेंस नहीं रुक सकता है। चलिए इसकी बात करें। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो हाइड्रोजन है ना, इसमें इंटर हाइड्रोजन रिपल्सन होने लगता है, जिसके कारण स्ट्रक्चर क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा हो जाने के बाद रेजोनेंस रुक जाता है। देखिए, जैसे टेढ़ा हुआ रेजोनेंस रुक गया, तो इसमें क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। उसी से बचाने के लिए हमने बीच वाली लिंक को जोड़ दिया किसी एटम से। अब कोई रिपल्सन की बात ही नहीं है, तो अब रेजोनेंस आराम से होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो पेरिफेरल का पाइलेटोन गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 4n + 2 = 10, तो क्या हो गया, ये एरोमेटिक। इसकी बात कीजिए, गौर से देखिए, इसमें जो है ना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, कायदे से 12 इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंटी एरोमेटिक। तो ये बेचारा बचाना चाह रहा है खुद को, तो इसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन रिपल्सन का कॉन्सेप्ट ला दिया कि भैया मेरे चारों हाइड्रोजन एक जगह में हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। रेजोनेंस की बात ही खत्म हो गई। देखिए, इसलिए क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक। इसमें देखिए, आपको इस हाइड्रोजन के रिपल्सन को रोकने के लिए यहाँ पर दोनों बीच क्या लगा दिया गया, ग्रुप लगा दिया गया, एटम लगा दिया गया, जिससे अब ये स्ट्रक्चर ये बेंड नहीं होगा, और जब बेंड नहीं होगा तो रेजोनेंस हो पाएगा। और कितने हैं पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन, 10, तो 4n + 2 = 10, तो क्या आ गया, ये एरोमेटिक। इसके साथ देखिए, ये छोटा रिंग है और एंटी एरोमेटिक दिख रहा है। देखिए, 12 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 4n = 12 हो सकता है ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ भी हाइड्रोजन को आपस में क्या करना, रिपल्सन हो गए और स्ट्रक्चर बेंड कर गया, और ये भी क्या हो गया, आपको नॉन एरोमेटिक हो गए। इस स्ट्रक्चर की बात कीजिए, देखिए यहाँ पर हेलोजन या कोई भी ग्रुप बीच में लग के क्या कर रहा है, रिंग को बांध के रखा है, मतलब रिंग को प्लेन पे रखा है ताकि रेजोनेंस हो सके। ये देखिए, जब हम बचपन में झूला झूलते थे तो हमारे मम्मी पापा या कोई हमारे पीछे खड़े रहते थे, जो झूले को एक डायरेक्शन में रखते, झूले को दाएं बाएं भागने नहीं देते ताकि हम गिर ना पाए। वैसे ये क्या करता है ना, रिंग को बांध के रखता है एक डायरेक्शन में ताकि रेजोनेंस हो सके। अगर रेजोनेंस होगा तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 4n = 12, तो क्या हो गया आपको, ये एंटी एरोमेटिक। यहाँ ये देखिए, ये भी रिंग के दो, एक रिंग ऊपर है, यहाँ भी एक रिंग ऊपर है, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में रिंग बना हुआ है ताकि ये क्या कर सके, इसके रेजोनेंस को होने दे सके, प्लेनर रिंग को बनाया जा सके। तो ऐसे केस में क्या हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 4n = 14, यानी 4n + 2 = 14, तो कंपाउंड क्या हो गया, वंस अगेन एरोमेटिक। इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए, एक रिंग ऊपर की तरफ, एक रिंग नीचे की तरफ, रेजोनेंस ही नहीं हुआ। बाकी तो बाद में कुछ होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। देखिए, एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे, मतलब कि स्ट्रक्चर को ऐसे किया गया है, बेंड किया गया है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। चलिए नोट कीजिए फटाफट। ओके डियर स्टूडेंट्स, बस इस दो एग्जाम्पल को देखिए। ये है मीजो आयनिक कंपाउंड, यानी मीजो आयनिक कंपाउंड मतलब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो, मतलब एक सॉल्ट के फॉर्म में हो। टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ एरोमेटिक सॉल्ट। देखिए, ये एरोमेटिक सॉल्ट ही है। देखिए, हकल्स इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, है ना, तो ये और प्लस भी है माइनस भी है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक सॉल्ट है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीजो आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, मीजो आयनिक कंपाउंड। ये है ऑर्गेनोमेटलिक एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए, फेरोसिन, क्या नाम हो गया, फेरोसिन। ये दोनों है सीपी, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, सीपी, और बीच में क्या है, आयरन है तो फेरोसिन, और क्रोमियम है तो क्रोमोसिन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक था हमारा। आपको जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म था उसका पहला पार्ट हमने पढ़ा, रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी, तो इसका फिनिश्ड हुआ। ओके डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।